अगर आप पॉजिटिव और खुश रहना चाहते हैं, हमेशा अच्छा सोचना चाहते हैं, तो पहली शर्त यह है कि किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा, क्योंकि हमारी खुशी हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। बिल्कुल। हैप्पीनेस इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट्स एन एटीट्यूड। खुशी एक समझौता नहीं है, ये एक रवैया है। हमें दूसरों के साथ साथ खुद को भी खुश रखना चाहिए। बिल्कुल, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का भी मन ना दुखे। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से अच्छा काम और कोई है ही नहीं। सोच को सच में बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए सकारात्मक सोचने में जरा भी देर मत करिए। मुस्कुराइए और खुली बाहों से करिए हर नए दिन का स्वागत। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की एक दिन की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में स्वास्थ्य सुधार के महत्वाकांक्षी प्रयास आत्मनिर्भर स्वयं भारत योजना का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली केंद्र समर्थित योजना का जो उद्देश्य है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2025-26 तक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं की खामियां दूर करना है। इसके अलावा निगरानी व्यवस्था स्थापित करना और स्वास्थ्य परक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की आखिरी पोस्ट बकवाल सीमा पर अग्रिम इलाकों का दौरा किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और कुछ देर बातचीत भी की। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। इससे पहले जम्मू के बकवाल सीमा पर कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वांगुरी फाउंडेशन की 100वीं पुस्तक के आभासी विमोचन के अवसर पर समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये पुस्तक प्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को समर्पित की गई है। नायडू ने संपादकों, लेखकों और प्रकाशकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा प्राचीन साहित्य विभिन्न माध्यमों से युवाओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक कोविड के 102 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 77,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक देश में कोरोना से 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 98.17% है, जो पिछले मार्च के बाद से सर्वाधिक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने रविवार 24 अक्टूबर को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी स्थापना दिवस पर परेड की सलामी ली। उन्होंने 39वीं बटालियन परिसर में शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि दी और स्मारक पर 10 शहीद जवानों के परिवार वालों से मुलाकात की। और अब बड़ी राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक जंगल में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल पर रविवार को आतंकवादियों ने अचानक से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सुरक्षा बलों की ओर से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के एक आतंकी की मौत हो गई है और 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रजौरी जिले के जंगलों में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। पटना, गया और मधुबनी सहित 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदान हुआ। 52,972 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।
राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतगणना 26 और 27 अक्टूबर को होगी। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मौसम अगले 2 घंटे में बदलने वाला है। हल्की बारिश के साथ दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के एक कर्मी सहित 63 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड के 1764 नमूनों की जांच की गई, जिसमें संक्रमण की दर 3 से 6% है। 24 घंटे में संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु हुई और मरने वालों की संख्या 1911 हो गई है। केरल में 24 घंटों में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमितों से अधिक है। आज 8,538 मरीजों की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 11,366 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण दर 10.79% है। राज्य में कुल 77,363 कोरोना संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। और राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रोम और ग्लासगो की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन COP26 में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 30 और 31 अक्टूबर को रोम में 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम जा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीय संघ और अन्य निमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सूडान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इन प्रदर्शनकारियों ने राजधानी खार्तूम में प्रमुख सड़कों और पुलों को अवरुद्ध कर दिया था। लगभग 3 दशकों के निरंकुश शासन के बाद अप्रैल 2019 में सेना ने अल बशीर को सत्ता से हटा दिया था। तब से सत्ताधारी सरकार में सेना और लोकतंत्र समर्थक नागरिकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान के एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में 2 नागरिकों की मौत हुई है और 4 जख्मी हुए हैं। तालिबान और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार सड़क किनारे रखे गए 2 बमों में विस्फोट हुआ। जिला पुलिस प्रमुख इस्मतुल्लाह मुबारिज ने बताया है कि इन विस्फोटों में तालिबान लड़ाकों को नुकसान नहीं पहुंचा। अभी किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में सक्रिय रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी दिया मुटियारा सुकमावती ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। उन्हें सुकमावती सुकर्णो पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। धर्मांतरण समारोह के प्रभारी आर्य वेदगंड ने कहा कि 26 अक्टूबर को बाली अंगोंग सिंह राजा में शुद्धि वदनी नाम का कार्यक्रम होगा। इसमें वो हिंदू धर्म अपनाएंगी। धर्मांतरण समारोह की तारीख पर ही सुकमावती का 70वां जन्मदिन भी है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और गरीबी के विरोध में विपक्षी दलों के गठबंधन ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत लोग सड़कों पर उतर गए। राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा जैसे अहम शहरों में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। सरकार ने मोबाइल और इंटरनेट को बंद कर दिया है। इसके चलते सरकार ने शहरों में भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात किया है। प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह वाहन, कंटेनर और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की बात पर, यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और क्या कुछ खास आज होना है, बताएंगी प्रीति। तो आज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का आज दौरा करेंगे। इस दौरे में क्या अहम रहने वाला है, यहाँ 9 मेडिकल कॉलेज का वो उद्घाटन करेंगे।
अलग अलग 9 जिलों में स्थित इन मेडिकल कॉलेजों में से 8 केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं और एक को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के माध्यम से बनाया है। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करेंगे। वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। और वहीं साथ ही आज इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह उपराष्ट्रपति विज्ञान भवन में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। बिल्कुल पराक्रम, तो ये तमाम बड़ी गतिविधियां हैं जिन पर आज नजर रहने वाली है और उपराष्ट्रपति से जुड़े ये तमाम कार्यक्रम हैं। अभिनेता धनुष और मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा। साथ ही अभिनेत्री कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा। हर साल 3 मई को होने वाला ये पुरस्कार पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। और अब आज की बात में बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष के क्या बड़े कार्यक्रम गतिविधियां रह सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष IIMC ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति की भी आज बैठक होनी है। साथ ही लोकसभा की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति और ग्रामीण विकास संबंधी समिति की बैठक भी होगी। तो ये तमाम बड़ी गतिविधियां हैं जिन पर आज नजर रहेगी। और अब आपको बताते हैं पॉजिटिव न्यूज, यानी कि एक ऐसी खबर जो सकारात्मक है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। कश्मीर में अब लड़कियां अपने अरमानों को पंख देने की कोशिश में जुटी है। बिल्कुल, खेल की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाह मन में लिए कश्मीरी लड़कियां खेल के मैदान में कड़ी मेहनत कर रही हैं। लड़कियों के इसी जुझारूपन को बयां करती हमारी खास रिपोर्ट। तमाम मुश्किलें और बंदिशों के बाद अब कश्मीर की फिजा में अलग रंगत नजर आने लगी है। श्रीनगर की एकेडमी में कश्मीरी लड़कियां फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रही हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलने का सपना पाले हुए ये लड़कियां वार्म अप के साथ ही खेल के बेसिक स्किल्स सीख रही हैं। कोच नादिया निघत बताती हैं कि पिछले 7 सालों से वो ट्रेनिंग दे रही हैं। इसकी शुरुआत हुई लड़कों को कोचिंग देने के साथ। शुरू में लड़कियां नहीं आ सकी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से लड़कियां भी ट्रेनिंग के लिए आगे आ रही हैं। लास्ट 7 ईयर से मेरी एकेडमी चल रही है, जो कि मैंने स्टार्ट करी थी लड़कों से, क्योंकि एक्चुअली मेरा मोटिव था कि मैं लड़कियों से शुरुआत करूं। पर 2015 और 16 में उस टाइम पे लड़कियां नहीं आ पाई, तो मैंने शुरुआत करी थी लड़कों से और काफ़ी अच्छा नाम रहा था। हमने काफ़ी टूर्नामेंट्स भी जीते थे। एंड फिर उसके बाद ही मैंने 2018-19 में मैंने वापस से जो लड़कियों का रिस्टार्ट करा था, लड़कियों की एकेडमी बनाई थी। पर कोविड की वजह से हमें स्टॉप करना पड़ा और अभी हमने हाल ही अराउंड 3 मंथ से हमने रिस्टार्ट करा है वुमेन्स एकेडमी, जो कि अभी हम राजबाग में यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लड़कियों की तरफ से कि लड़कियाँ आ रही है। कि जब मैंने शुरू करा तो मेरे पास 3-4 लड़कियाँ आने लगी, तो अभी मेरे पास 28 to 30 गर्ल्स आ रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है पेरेंट्स का और ऑल्सो गर्ल्स का। यह लड़कियाँ हिजाब और स्कार्फ के साथ फुटबॉल खेलती हैं। लड़कियों का मानना है कि कोई रोक टोक ना करे, वो सहज होकर सिर्फ गेम पर फोकस कर सकें, इसलिए हिजाब पहनकर खेलना ज्यादा पसंद करती हैं। मुझे बहुत शौक था पहले से फुटबॉल खेलने का। जब मैं किसी एकेडमी में देखती थी, मैं कहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ खेलने, मगर वहाँ सिर्फ लड़के दिखते थे खेलने। तो मैं अंदर ही सोचती थी कि लड़कियाँ क्यों नहीं खेल सकती है फुटबॉल, यहाँ पे कोई फीमेल कोच क्यों नहीं है। क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता थी कि नादिया कोच भी यहाँ कश्मीर में खिलाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर होती थी। तो ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा हम में जो टैलेंट है वो बाहर निकल सकता है इसके थ्रू, और दुनिया को दिख सकता है कि हम इंटरनेशनल नेशनल खेल सकते हैं। हमें यहाँ पे फुटबॉल के रिलेटेड सब सिखाया जाता है, पासिंग, कोऑर्डिनेशन, ड्रिबलिंग, जगलिंग, और मेन चीज़ तो मैच के रिलेटेड। और सबसे जो मेन चीज़ हम यहाँ सीखते हैं वो है टीम वर्क, हम कैसे बॉल चला सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करके हम कैसे गोल स्कोर कर सकते हैं, और हम कैसे मतलब एक प्लेयर को समझ सकते हैं।
लड़कियों की फिटनेस और ट्रेनिंग दोनों ही ट्रेनर्स के लिए एक चुनौती है, जिससे धीरे धीरे पार पाया जा रहा है। कोच और खिलाड़ी सभी फुटबॉल पिच पर हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि कश्मीर की लड़कियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के सपने को हकीकत में बदल सकें। तो कश्मीर की बदली फिजा का नजारा आपने देखा, जो युवा छात्राएं हैं वो अब खेलों में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और अच्छी कहा खबर भी है। जाता है कि पराक्रम शुरुआत जो होती है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। तो अब ये शुरुआत हो गई है और यहाँ पे जो कोच हैं और जो लड़कियां सीख रहे हैं वो अब यही चाहती हैं कि जो अलग अलग जिले हैं वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं हो, ताकि जो और लड़कियां चाह रही हैं खेल की दुनिया में आगे बढ़ना, उन्हें भी ये सुविधाएं मिल सके। और अब आगे बढ़ते हैं जी, अब बात हमारे खास सेगमेंट फिट रहो इंडिया की। और आज फिट रहो इंडिया में हम बात करेंगे बच्चों की, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे जो हैं वो चंचल होते हैं और चंचल मन में उत्साह के साथ साथ कहीं ना कहीं एकाग्रता, कंसंट्रेशन भी जरूरी होता है। हम बच्चों के सामने जो भी बात करते हैं उसका उनके मन पर गहरा असर होता है। जानकार कहते हैं कि पोटेंशियल हर बच्चे में होता है, जरूरी है उनकी क्षमताओं को समझकर उनके हुनर की पहचान उनसे करवाई जाए। बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन को लेकर कई बार पेरेंट्स परेशान होते हैं। प्रीति, हर जो अभिभावक होते हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता रहता है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बच्चों के चंचल मन को एकाग्र करके उनकी काबिलियत बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो कैसे आप बच्चों में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी को दूर कर सकते हैं, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज मैं बात करना चाहती हूँ नॉन फोकस और डिस्ट्रैक्शन की, जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है बच्चों के अंदर। मेरे पास बहुत सारे माँ बाप आते हैं जो कहते हैं कि बच्चे फोकस नहीं कर रहे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे, सारा टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। देखिए, उसकी विभिन्न वजह हो सकती हैं। कई बच्चे तो सचमुच इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि वो फोकस क्या करें, वो पहले ही उनको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, फिर भी उनको वो क्लास में वो चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो कभी कभार आपको उनका बच्चों का IQ टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो उनको बातें समझ में आ चुकी हैं और अब उनसे उस क्लास के लिए बैठा ही नहीं जा रहा। हाँ, कई बच्चे फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट होता है। तो उन बच्चों के लिए तरह तरह की गेम्स आती हैं कि हम उनको फोकस बेटर करवाएं। जैसे कि आप बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेलिए, उसमें फोकस चाहिए। बच्चों के साथ आप मेमोरी की गेम्स खेलिए, उसके अंदर भी एक कंसंट्रेशन चाहिए। बच्चों के साथ आप डार्ट बोर्ड गेम्स खेलिए, उसके अंदर भी फोकस की ज़रूरत है। आप ऐसे विभिन्न अगर गेम्स खेलेंगे, एक तो आप फैमिली के अंदर बॉन्डिंग भी करेंगे और ये बच्चों के अंदर फोकस और कंसंट्रेशन भी आएगा। और तब भी कंसंट्रेशन और फोकस आएगा जब उनकी आप बातें भी एक फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। जब बच्चा आपसे बात कर रहा होगा और आप एक आई कांटेक्ट बनाएंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। ये नहीं कि आप बच्चे की बात सुन रहे हो, बीच में आप फ़ोन भी देख रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं। तो बच्चे को ये फोकस कंसंट्रेशन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा। उसे भी लगेगा कि कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूँ उसके बीच में मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। ये भी एक चीज़ है कि कई बच्चे मल्टी डायमेंशनल चीज़ें भी कर सकते हैं, कि कई बच्चे अपना मैथमेटिक्स कर सकते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर म्यूज़िक चल रहा है तो उनका फोकस ख़राब हो गया या कंसंट्रेशन ख़राब हो गई है। मगर फोकस और कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ खुद भी फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहें। मतलब बच्चों पर फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनका फोकस और कंसंट्रेशन भी बच्चों पर हो। बिल्कुल, क्योंकि अब जो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया है पराक्रम, हम कहीं ना कहीं सभी परिवार में मोबाइल में बिजी हो गए, इसलिए बच्चों के पास भी आज तमाम गैजेट्स हैं और वो उसी में बिजी रहते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि और कामों में भी बच्चों का नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये छोटी छोटी कोशिशें जो हमें करनी होंगी। और प्रीति, मुझे लगता है कि परवरिश का असर और जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो अब कहीं ना कहीं नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, काम का प्रेशर है, तो उस वजह से भी बच्चों पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। इसलिए अपने बच्चों की परवरिश पर भी ध्यान दीजिए और आपकी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जिंदगी है, उनसे इतर बच्चों के लिए समय जरूर निकालिए। बिल्कुल। और आइए अब नजर डालते हैं सनसेट टीवी पर आज प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप देख सकते हैं
हमारा खास कार्यक्रम आवाज देश की सुबह 8:30 बजे। सुबह 9 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल। सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शाम 6 बजे आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम द डिफेंडर्स। 6:30 बजे संसद टीवी पर आप देखिए हमारी खास प्रस्तुति टू द पॉइंट। रात 8 बजे आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारा बुलेटिन आज की खबर। और 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देखिए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रात 9 बजे आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम अभिव्यक्ति। 9:30 बजे संसद टीवी पर जरूर देखिए इंग्लिश डिस्कशन प्रोग्राम पर्सपेक्टिव। और रात 10 बजे आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल। और यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार तमाम बातें हैं जो आपसे करनी है, इतिहास भी बताना है आपको, तो बने रहे हमारे साथ, हम जल्द वापस लौट रहे हैं। उड़िया स्क्रिप्ट जैसे गोल गोल है, वैसे संगीत की गमकें गोल गोल हैं, वैसे शरीर की अंगभंगियाँ लालित्यपूर्ण हैं, और वैसे ही जो शब्द हैं, रचनाएं हैं उड़िया की, इतनी ही सुंदर, कर्ण मधुर है। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब नजर डालते हैं आज की तारीख के इतिहास पर। 25 अक्टूबर वर्ष 1881 में महान चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ। वे 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित और समृद्ध कलाकार थे। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवित दस्तावेज हैं। पिकासो चित्रकारी में अपनी क्यूबिज्म शैली के लिए सबसे ज्यादा मशहूर रहे हैं। अपने लंबे जीवन के दौरान असाधारण रूप से पिकासो ने अपनी क्रांतिकारी कलात्मक उपलब्धियों से अपार प्रसिद्धि हासिल की। आधुनिक चित्रकारों को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो उनमें पाब्लो पिकासो का नाम सबसे आगे है। 25 अक्टूबर वर्ष 1951 में भारत में पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। यह चुनाव पूरी तरह से बैलेट पेपर से हुआ था। पहले चुनाव में कुल 25.8 लाख बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ। लोकसभा का यह चुनाव 68 चरणों में संपन्न हुआ। पहले लोकसभा चुनाव के लिए 489 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें छोटी बड़ी कुल 53 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। उस समय मतदाता के लिए तब न्यूनतम आयु 21 वर्ष की थी। और इतिहास के बाद आगे बढ़ते हैं। और प्रीति, आप करियर में क्या बता रहे हैं आज? बिल्कुल, करियर गाइडेंस को लेकर हमारे एक खास सेगमेंट है जो आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। और हम जानते हैं कि तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन रहती है छात्रों के बीच में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल साइंस करियर के क्या विकल्प हैं इनके बारे में। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये ज़रूरी नहीं आज के समय में कि जिंदगी भर आपको डॉक्टरी से जुड़ा काम ही करना हो, इसी क्षेत्र से जुड़ा काम करना हो। कई बार हम लंबे समय तक एक ही काम करते हुए अपने करियर फील्ड को चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर उससे जुड़ा कोई और काम भी हमारी पसंद बन जाता है। बिल्कुल, बदलते समय के साथ मल्टीपल डिग्री कोर्स का चलन भी बढ़ा है और इसके जरिए आप आगे भी बढ़ सकते हैं। डॉक्टर्स के पास मेडिकल फील्ड के अलावा करियर के क्या कुछ ऑप्शंस हैं, या ये कहें कि डॉक्टर की डिग्री के साथ वो कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जिन्हें करने से फायदा मिल सकता है, बता रहे हैं हमारे आज के करियर एक्सपर्ट। आज मेडिकल के छात्र जो हैं वो आईएएस कर रहे हैं। अब देखिए, आईएएस में बहुत सारे डॉक्टर्स हर साल आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं एमबीए करते हैं। मैंने खुद एमबीए किया है, तो इस तरह से एमबीए करते हैं। और सिर्फ एमबीए हेल्थ केयर में नहीं, जनरल एमबीए करते हैं, तो दे कैन बी, सी व्हाई नॉट। एक्चुअली जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें भी यही है कि इट हैज टू बी अ मल्टी स्पेशलिटी। आप ये नहीं कि अगर आप एक बार आप डॉक्टर बने तो सारी जिंदगी आप डॉक्टर ही रहे। आप डॉक्टर छोड़ के इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियर बनने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। आजकल बायो इंजीनियरिंग कोई ऐसी एरिया नहीं है वो सिर्फ जो बिल्कुल उसी में ही सीमित है। आज हमें बहुत चीज़ें लानी है, इनोवेशन लानी है, नई बदलाव लानी है, तो हमें
स्पेशलिटीज को मिलाना होगा। हम अब मेडिसिन में हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, अब जो सीटी स्कैन है और एमआरआई है, तो सीटी क्या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, तो कंप्यूटर्स आए ना मेडिसिन में, रेडियोलॉजी में आए, दैट इज हाउ वी कुड expand radiology. So blend of speciality is very important, unless that happens. So हमारे लिए भी, डॉक्टर्स के लिए, why not? Doctors are sincere, they have the right attitude, so they go into any field, and 1 + 1 it becomes 11. So I think engineers आजकल MBA करके क्यों करते हैं MBA? Because they want to be a good manager, they understand technology, and they also want to do managerial things. Similarly, doctors can get into so many other research, innovation, why not? In fact, healthcare is one area which will be needed throughout. इसकी कभी कमी नहीं आएगी. Health, everybody needs health today. The most important thing today is health and education. तो डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे विकल्प हैं अपने करियर को बदलने की। वाकई में बहुत मेहनत का काम होता है डॉक्टर, बिल्कुल। और जैसे उन्होंने घड़ी का कोई समय नहीं होता उसके लिए, और 24/7 वो लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं अपने पेशेंट की मदद करने के लिए। 1 + 1 11, ये जो बात कही है हमारे एक्सपर्ट ने, ये बहुत बड़ी बात कही है। जाहिर तौर पर आज तमाम विकल्प हैं, तमाम चॉइसेस हैं, जिनके साथ मेडिकल फील्ड के साथ साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। और फिलहाल यहाँ अब मुझे और पराक्रम को इजाजत देने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते आपको आज के कलाकार के साथ छोड़कर जाएंगे। आज के कलाकार में जो आप प्रस्तुति देखेंगे वो देखेंगे ओडिसी नृत्य की। तो आप ओडिसी नृत्य की इस सुंदर प्रस्तुति का आनंद लीजिए। मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी समय सनसेट टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार। जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री दुर्गा शिवा क्षमा धात्री दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते 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 नमोस्तुते